अभी मैंने एक गलती कर दी थी ट्विटर पे अपना ओपिनियन शेयर करके, उसके बाद मुझे ट्विटर छोड़ना पड़ा। आप अगेन आई डोंट नो आप कितना फॉलो कर रहे हैं, बट पाकिस्तान में भी एक रेस्टोरेंट, दो ओनर्स को काफ़ी जलील किया गया कि वो अपने मैनेजर से अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि अब हमारी कॉन्शियसनेस इंग्लिश ज़बान के बारे में तो आ गई है, कैन वी नाउ हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन अबाउट द कलोनियल लेगेसी ऑफ उर्दू। फिर मैं बहुत जलील हुआ, नेशनलिस्ट पूरी मॉब्स बना बना के उन्होंने मुझे अटैक किया। आपका क्या टेक है इस पर कि वाकई उर्दू भी उसकी कलोनियल लेगेसी है, कलोनियल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है, रीजनल लैंग्वेजेस को रेलीगेट किया गया है टू द एक्सटेंट कि पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती पंजाब में? I mean, agar I wouldn't call it a colonial. I would call it what it is, which is national, right? It's a national. It's a tool for nationalism. And अब आपकी nationalism के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है किसी और जुबान की, for sure. बंगाली के साथ ये हुआ, सिंधी के साथ ये हुआ, पंजाबी के साथ ये हुआ, उर्दू की imposition. देखिए, नेशन स्टेट जो है ना, वो ही कहती है कि एक जुबान हो या एक खिता हो या एक मजहब हो या एक कलर हो या जो भी क्या नाम है आर्गुमेंट They're बना सकते borrowing from the colonial project though, right? हैं। एब्सोल्युटली। सो उर्दू बीइंग ए जुबान दैट इज, या उर्दू स्क्रिप्ट, आपका पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट बीइंग अ स्क्रिप्ट फॉर मुसलमान and Devanagari script being a script for Hindus is an argument that is first put forward by William Jones. So, in 1772, 1773, this is a very old argument. अब हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हम लोग आमतौर पर जब पढ़ते हैं इसके बारे में, तो हम 1870, 80, 90 की दिहाई के बारे में पढ़ते हैं। उस जमाने में जनाब ये उर्दू हिंदी की आपस में थे। लेकिन 18, at least from 1800 onwards, there is a very specific understanding कि मुसलमानों की ज़बान जो है वो पर्सो अरबिक स्क्रिप्ट के साथ है। अगेन बिकॉज जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि वो इस्लाम और अरबी की कॉन्स्टिट्यूटिव जो, अब उर्दू की जो imposition है as a state language, which was a deliberate imposition by the state. I mean, first against the Bengali, right? So the idea of Urdu is not against Sindhi or Balochi or Punjabi. The idea of Urdu is put forward against Bengali. And that's an idea that, it's put forward in 1947. कि भाई बंगाली को हमने recognize नहीं करना, even though they're More. collectively as many, if not more, of More, our more. citizens. More, exactly. So that's absolutely, and अब उसकी logic colonial है, absolutely, you're right, कि logic में ये colonial logic, लेकिन the imposition here is on the claim of national, कि ये हमारी एक कौमी, एक कौम के लिए हमें ये बंगाली को रद्द करना। अब जी, अब जब आपने बंगाली के खिलाफ ये आर्ग्यूमेंट बनाया है, तो फिर तमाम जबानों के खिलाफ से ही यही आर्ग्यूमेंट बनता रहा और अब तक बनता रहेगा। और इसका कोई, you have to just actually confront the basic premise of the question. Again, sometimes कुछ liberal तबके होते हैं, they jump through hula hoops to try and justify a position which they can't. उर्दू की colonial history या nationalist history as a colonial tool, as a tool of power, वो can't be ignored. But एक liberal इसकी एक counter narrative ये आता है कि actually उर्दू जो लफ्ज़ है ना वो problematic है, but हिंदुस्तानी was the language, was the culture, और ये सब बोलते थे। Whereas आप official census भी देखें 1947 में 7% लोग उर्दू बोलते हुए समझते थे। So this notion का मुझे तो इतना evidence नहीं मिला। Would you have any idea कि ये हिंदुस्तानी was spoken everywhere in this region? Is that true? देखिए, सबसे बड़ी बात यार, हमें इस मौजू पे जो एहसास हमें रखना चाहिए वो ये है कि मोनोलिंग्विज्म जो है ना, कि आपको एक जबान में एक्सेस है, that's again a very colonial and modern idea, कि आपकी तारीख या आपकी तमद्दुन या आपकी समाजी बैक एंड फोर्थ और आपकी कारोबारी बैक एंड फोर्थ, हर चीज के लिए एक जुबान। अगर आप फरिश्ता की एग्जांपल ले लें, 18वीं 17वीं सदी में, सो फरिश्ता हैज एक्सेस टू संस्कृत, हैज एक्सेस टू फारसी, हैज एक्सेस टू अरबी, हैज एक्सेस टू दक्कनी, which is something that is kind of emerging at the moment that he's writing.
and definitely has access to Marathi. And he is moving through all of these languages for different types of transactions. अगर आपने ये करना तो आपने, अगर आपने शायरी करनी तो आपने दक्कनी में करनी है, अगर आपने कारोबार करने हैं तो आपने गुजराती में करनी है या आपने मराठी में करनी है, अगर आपने तारीख लिखनी है तो आपने फारसी में लिखनी है. और आप, none of these languages determine, however, Farista's own relationship to Dakkan, या his own relationship to his own genealogical space. अब जब आप 1800 में गिलक्रिस्ट जो आपकी पहली ग्रामर है, जो पहली कॉलोनियल ग्रामर है, वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, उसको कहते, उसका टाइटल है द ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज. अब उस 1800 में 1800 में ये आइडिया है कि there is a language of law, whether it's Vedantic law or it's Muslim law, so Arabic or Sanskrit, and then there is a language for which the East India Company can employ for its commercial and everyday purposes. जिससे आप जब आप हिंदुस्तानी ग्रामर को देखते हैं गिलक्रिस्ट की, उसके अंदर जो मिसालें दी हुई हैं ना, उसने लिखी हुई हैं कि ये सेंटेंसेस पढ़ो, वो क्या है, इधर आओ, दरवाजा खोलो, खाना लगाओ, right? Those are the examples. So this is a Hindustani as a colonial language in order to transact with the colonized subject, right? As we move forward after 1857, and there is someone like Ghalib, again, is writing in Persian, he's writing in Urdu. He is very conscious that when he's writing in Persian, he's speaking within one particular, lineage of poetry, poetical tradition. जब वो उर्दू में लिख रहा है तो वो he's speaking to another set of poets, another set of poetic condition. He's doing both of these things. जब आप मीर को देखते हैं गालिब से पहले, so he's even more capacious in his different registers. आप someone like शाह वलीउल्लाह को देख लें, जो अरबी में किताबें लिख रहे हैं, जो फारसी में किताबें लिख रहे हैं, जो उर्दू में लिख रहे हैं. So all of these things are available to different layers of society for different projects. By the time you turn to the Urdu-Hindi controversy, कि भाई हिंदी जो है वो उर्दू स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट में, उर्दू जो है वो अरबिक पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट में, और उनकी ग्रामर्स अलग हैं, और उनमें उर्दू में से हमने संस्कृति और अपभ्रंशा लफ्ज निकालने हैं, और देवनागरी में से हमने हिंदी में से हमने फारसी के शब्द निकालने हैं, इस तरह की चीजें करनी है. By the time you get to that part of our equation, 1890, the idea of community is what's deriving it, not the other way around. It's what constitutes a Muslim, and what constitutes a Hindu. That's the issue. 1800 by 1890 जब ये languages का एक बन रहा है, आपके उर्दू और हिंदी दो अलग languages हैं. अब उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर जो होता है कि पाकिस्तान says कि भाई अगर हमने national define करना है तो हमने we have to define it against the Bengalis who have Bangla. And what script is Bangla written in? In Bengali script, which is close to Devanagari script. So that's a reproduction of the Urdu-Hindi argument within the Pakistani sphere. और फिर वहाँ से I think the logic of language dominance becomes more and more acute. So पंजाबियत को उर्दू दानी में समेट देना कि भाई पंजाबी जो हैं, जो डोमिनेंट हैं, टेक्निकली डोमिनेंट हैं, मेजॉरिटी हैं, उनको उनकी पंजाबियत को निकाल के उसमें उर्दू डाल दिया. I mean that's a national project. तो ये इसमें जो हमें पाक स्टडी में पढ़ाया जाता है कि एक्चुअली उर्दू इसलिए थी कि तो लिंग्वा फ्रैंका थी. They're just reproducing the colonial argument, और इसकी कोई एक्चुअल बेसिस नहीं है कि इस रीजन में लिंग्वा फ्रैंका थी उर्दू. देखिए अगेन अमीर खुसरो जो है, उसने मेरी किताब में मैंने आई साइट वन ऑफ हिज उसने लिखा हुआ है कि भी हिंदुस्तान सबसे अच्छी जगह क्यों है दुनिया में हिंदुस्तान. तो अब उसकी अपनी लिस्ट में, उस लिस्ट में उसने ज़बान पे भी
काफ़ी तवज्जो दी कि ज़बानें जो हिंदुस्तान की ज़बानें, मगर उसका आर्ग्यूमेंट क्या है? वो कहता है कि हिंदुस्तान में ये सब ज़बानें, he lists 12 languages and all of them are better than anyone else's languages. So there is no idea that there is one, that's what I'm saying, there's no idea that there's one language that does everything, right? Lingua franca is basically French in the colony. That's why it's lingua franca. It's how the business of the colony can happen in the colonial language.